हेलो नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा विश्वास पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, निश्चित ही मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। बात कर रहे थे कक्षा 12th फिजिक्स पहले चैप्टर कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कस कर लिया है। सब चीज़ें आपको एकदम से समझ में आ रही होंगी। सब चीज़ों को अगर आप बहुत अच्छे से डिटेल्स में देख रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम से समझ में आ रही होंगी। ये वीडियोज़ विशेषकर उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और जिन्हें दिक्कत होती है, ऑफलाइन पढ़ते हैं फिर उन्हें समझ में नहीं आता है, तो वो दोबारा से उन चीज़ों को देख सकते हैं, सारी चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 10 बार आप वीडियो को देख सकते हैं। जब तक चीज़ें आपको समझ में ना आए, तब भी अगर चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, फिर हम दोबारा से आपको समझा देंगे। ठीक है, उसके आगे की चर्चा आप आज करेंगे, जहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो आज जो डेरिवेशन हम लोग करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है अपने आप में। तो इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझेंगे, जो हम लोगों ने कल सीखा था। किसी एक बिंदु आवेश के कारण लगने वाला बल प्लस के कारण कहाँ होता है, माइनस के कारण कहाँ होता है। इसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है, प्लस क्यू आवेश के कारण कहाँ होती है, माइनस क्यू आवेश के कारण कहाँ होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे धीरे धीरे करके सब चीज़ों के एक एक बारे में डिस्कस करेंगे। हेडिंग्स का नाम है या फिर टॉपिक्स का नाम है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक अपने पास कोई एक आवेश है जो पॉइंट चार्ज है, उसके कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, ये अपन लोगों को फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो टॉपिक्स का नाम हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण। एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, के कारण तीव्रता। ठीक है बच्चा, चलिए समझते हैं क्या कहानी है। हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफाइन, एक कारण तीव्रता, हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी पढ़ के आए हैं पीछे, E = F/Q0, यानी कि किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश, किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल यानी F तथा उस आवेश के अनुपात को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं जनरली। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को चाहिए क्या है, एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। तो एक बिंदु आवेश के कारण कोई भी बेटा डेरिवेशन जब हम करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि हमें उस डेरिवेशन में चाहिए क्या है और हमें जो क्वेश्चंस बोला गया है उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। दो चीज़ें अगर आपने किसी भी डेरिवेशन में बहुत अच्छे से समझ ली तो आपको डेरिवेशन करने में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं होती है। बच्चे डरते हैं, बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं, कक्षा 11 में भी आपने देखे होंगे, लेकिन डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, देन आपको कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। सारे डेरिवेशन बहुत सरल होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना होता है और उसके साथ हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा गया है और हमें कहाँ पर पहुँचना है। अगर आप इतनी जानकारी अपने पास रख पाते हैं तो आप डेरिवेशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बिंदु आवेश है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बिंदु आवेश। जो चीज़ कहीं जाए वो करते जाइए। एक बिंदु आवेश ले लिया आपने Q, क्या ले लिया Q, जो पॉइंट कहाँ पे रखा है, A पर रखा है। एक बिंदु आवेश हो गया अपने पास Q, जो बिंदु A पर रखा है, इसके कारण तीव्रता निकालनी है। तो तीव्रता निकालनी होगी, तो तीव्रता क्या होती है, तीव्रता होती है दरअसल एक तरीके से फोर्स, और फोर्स कहाँ पे लग सकता है, एक निश्चित डायरेक्शन में और एक निश्चित दूरी पर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड करना है। तो हम ये कहेंगे कि इस आवेश से, जो बिंदु आवेश आपका लिया है, इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर माना कोई बिंदु है क्या, P, क्या है, बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये मान के चलेंगे कि इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। अब एक चीज और रिलेट करेंगे यहाँ पर कि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश ले लेंगे, यानी टेस्टिंग चार्ज हम लोग ले लेंगे। तो माना कि इस पॉइंट पर एक टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ है, कितना, Q0। ठीक है, अब हमारे पास कहानी ये है
कि हमें इस पॉइंट पर निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बच्चा हमारे पास एक फॉर्मूला कल हमने जो पढ़ा था, E बराबर होता है F/Q0। यही तो पढ़ा है हमने। किसी भी आवेश पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम कह सकते हैं कि उसका मान आता है F/Q0। तो हमें इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए इस पॉइंट पर लगने वाला बल कितना है, और इस आवेश का मान Q0 तो है ही। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे तो अपन के पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बच्चा, बोलो हाँ या ना। हाँ, इसके बाद दो आवेश हमें दिख रहे हैं, एक Q और एक Q0। हमें पता है Q0 क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है जो कि हमेशा धनात्मक प्रवृत्ति का होता है, और ये प्लस है, कैसा प्लस चार्ज, ये भी प्लस ये भी प्लस। कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग एक दूसरे पर लगाएंगे फोर्स, कितना होगा वो बल, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। होगा कि नहीं होगा। हम लोग पढ़ के आए हैं कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेश जब किसी दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग वैद्युत बल कहते हैं, और ये जो बल होता है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और सुनिए, इसके साथ साथ ये आवेश प्लस और ये आवेश प्लस, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दूर की ओर। अगर ये आवेश माइनस होता, बिंदु आवेश से प्लस भी हो सकता है माइनस हो भी सकता है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है अपन लोगों को। अगर ये आवेश माइनस होता तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती उसी की ओर। डायरेक्शन में फर्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये बात याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे वैद्युत बल। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम कहें कि प्लस Q इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सर आवेश से दूर की ओर, यानी कि कुछ ऐसी तीव्रता आएगी कि नहीं आएगी यहाँ पर, तो ये होगी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ठीक है बच्चा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे, यहाँ पर लिखने का जो प्रोसेस होगा वो होगा माना क्या है आपके पास आवेश Q आवेश से, माना Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। माना P पर एक परीक्षण आवेश रखा है, माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रखा है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा बच्चा, देखना ध्यान से, तब क्या हो जाएगा, बिंदु P पर बल, बिंदु P पर बल क्या होगा, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा बच्चा, देखना ध्यान से। कूलाम के नियम से हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लगने वाला बल है F, उसका मान होता है F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 यानी Q और Q2 यानी Q0/r²। ये समीकरण फर्स्ट ले रहे हैं, एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया अपने पास। इतनी बातें सभी लोगों को क्लियर होंगी। इसलिए हम कह सकते हैं बिंदु P पर तीव्रता, इसलिए बिंदु B पर तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चा, E बराबर F/Q0 हम लोग जानते हैं, F/Q0 समीकरण सेकंड हो जाएगा कि नहीं। इक्वेशन समीकरण सेकंड में अगर फर्स्ट की वैल्यू रख दें, सेकंड में फर्स्ट की वैल्यू रखने पर, की वैल्यू पुट करने पर या रखने पर क्या कहानी होगी, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चा। क्या कहानी होगी, E बराबर, इसलिए E बराबर F की जगह पे रखेंगे ये पूरा मान, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q0/r²। बोलो हाँ या ना। ये तो सर F की वैल्यू हो गई, अपॉन में Q0 और है तो नीचे Q0 और लिख दे रहे हैं। ये लो Q0 से Q0 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू इतनी नहीं आ जाएगी बच्चा, E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। बोलो हाँ या ना। हाँ सर आ तो जाएगी।
अगर हम आपसे ये कहें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r² आ गई है, इन वेक्टर फॉर्म में कितनी आएगी ये? क्योंकि सदिश राशि है तो वेक्टर फॉर्म भी तो चाहिए अपन को, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पर इन वेक्टर फॉर्म तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं 1/4πε0 Q/r² इंटू आर कैप। ये क्या है? ये आर कैप जहाँ आर कैप है एकांक सदिश। कौन सा सदिश है? एकांक सदिश, जो हमें ये बता रहा है कि ई की दिशा प्लस q आवेश से दूर की ओर है। जहाँ आर एकांक सदिश है जिसकी दिशा q से दूर की ओर है, दूर की ओर है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहाँ हो जाएगी बेटा? दूर की ओर हो जाएगी। इतनी बातें सभी लोगों को क्लियर है क्या? अब और बहुत सारे डाउट्स बच्चों के मन में आते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहानी है? कहानी ये है कि नोट लिखेंगे बच्चा। कहानी ये है कि अगर अपने पास है प्लस चार्ज, कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। अगर प्लस चार्ज है, यदि वन नोट है, यदि बिंदु आवेश जो आपने लिया है, यदि बिंदु आवेश प्लस है, प्लस क्यू है, तो तीव्रता होगी, तो तीव्रता बिंदु से दूर की ओर होगी। बिंदु से, या कह सकते हैं आवेश से दूर की ओर। आवेश तो तीव्रता प्लस आवेश से बाहर की ओर होगी, ठीक है बच्चा। और जो दूसरा सेकंड नोट है हमारे पास, वो ये कहता है कि यदि बिंदु आवेश माइनस है, कैसा है? माइनस। यदि बिंदु आवेश माइनस क्यू है तो तीव्रता माइनस क्यू की ओर होगी, कहाँ होगी? माइनस क्यू की ओर होगी। ठीक है, ये दो नोट हमें ध्यान से रखना है, जो हमें आगे चलकर बहुत सारी जगह पे काम आएंगे, जो हमें बहुत सारी जगहों पर काम आने वाला है ये नोट। तो ये दोनों नोट आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर से एक बार कौन सा समझ लेते हैं। एक बिंदु आवेश कारण तीव्रता निकालनी थी, तो ई बराबर हमें पता है F/Q0 होता है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। और यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि आपका आवेश रखा है, परीक्षण आवेश कितना? Q0 प्लस क्यू आवेश कारण तीव्रता जो होती है वो बाहर की ओर होती है, तो हमें यहाँ पर तीव्रता ये हो गई। यहाँ पर हमने इतना लिख लिया। तो बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत बल होगा इसके कारण इस पर, तो F बराबर हमें पता है दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। इसलिए तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर F/Q0 जानते हैं। ये हो गया समीकरण। सेकंड में फर्स्ट की वैल्यू रख दी तो अपने पास Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, E बराबर 1/4πε0 Q/r² आ गया। वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। और एक नोट और समझिए, अब इसी के साथ एक नोट और समझेंगे। वो नोट क्या कहता है इसको भी जानेंगे। वो नोट ये कहता है कि अगर अभी तो ये जो है आपके जो बिंदु आवेश है या बिंदु आवेश जो है वो कहाँ रखा है? निर्वात में। यदि बिंदु आवेश कैपिटल के परावैद्युत वाले माध्यम में रखा है, परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, वाले माध्यम में रखा है, तब जो तीव्रता आएगी बेटा वो आएगी E बराबर 1/4πε0 K इंटू Q/r²। ठीक है, इतनी बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। दिख रहा है बच्चा ना? सभी को दिख रहा है ना? चलो नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा वैसे दिखना चाहिए। जो ई का फॉर्मूला आ गया वो ऐसा आ गया, E बराबर 1/4πε0 K का डिवाइड इंटू Q/r²। ठीक है बच्चा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, Q/r²। अब दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, आपके साथ साझा करने हैं, उन्हें समझिए क्या कहानी है। अगर जब जो कैपिटल के परावैद्युतांक है इसको हम रेज कर दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हम रेज कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चा, अब यहाँ देखेंगे कुछ और बातें, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट।
महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है समझेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ई का मान जो आया है वो आया है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, जी है निर्वात में। कहाँ है? निर्वात में। जो ई का मान है वो अभी निर्वात में है और ई की वैल्यू बन जाएगी 1/4πε0 Q/r²। के साथ जब माध्यम में रखे हो, जो आवेश है वो रखा हो कहाँ? परावैद्युतांक माध्यम में, परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। ठीक है बच्चा, आप समझेंगे कुछ कहानी। या अब हम कहें कि वायु या निर्वात के लिए जो के की वैल्यू होती है बच्चा वो होती है 1। कितनी होती है? 1। ठीक है, ये हमें याद रखना है। वायु या निर्वात के लिए जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। अगर के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर से यहीं पहुंच जाएंगे, वायु या निर्वात के लिए पहुंच जाएंगे कि नहीं? के बराबर 1 हो जाएगा तो फिर से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ गई। तो ये तो होगा एक महत्वपूर्ण पॉइंट पहला। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये कहता है कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो ये वाली वैल्यू होगी कांस्टेंट। अगर थोड़ी देर के लिए आवेश का मान भी कांस्टेंट कर दिया जाए या दूरी का मान नहीं बदला जाए, किस का? ये 1/4πε तो कांस्टेंट है। तो अगर हम दूरी ये कहें किसी निश्चित दूरी पर जो आवेश है वो ई पर कैसे डिपेंड करेगा, तो हम कहेंगे सर ई डिपेंड करेगा क्यू से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब आर का मान कैसा है? कांस्टेंट। जब आर नियत है, जब आर नियत। और दूसरी कंडीशन, जो तीसरी कंडीशन होगी वो ये होगी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। जब आवेश नियत है, मतलब आवेश नहीं बदल रहा है, मतलब बिंदु आवेश है जो वही आप लेके चल रहे हैं, तो जो आर से रिलेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो अब समझेंगे हमसे यहाँ से कहानियाँ बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आवेश मतलब जो चार्ज आपने लिया उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है उस पर डिपेंड करेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी। मतलब ज़्यादा बड़ा आवेश है या मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज़्यादा होगा। ये डायरेक्ट वाला रिलेशन ये बताता है कि आवेश का मान बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा, आवेश का मान घटने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा। दूरी के साथ रिलेशन हम देख रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर के साथ। तो इसका मतलब है दूरी बढ़ेगी अगर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटना होगा, और अगर वैद्युत क्षेत्र की दूरी का मान घटेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, और अगर दूरी का मान बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। दोनों बार बोल दिया, आर घटेगा ई बढ़ेगा, ई घटेगा आर घटेगा ई बढ़ेगा, और आर बढ़ेगा तो ई घटेगा। ठीक है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है कि अगर हम इनके बीच ग्राफ खींचें, तीसरा पॉइंट ये है कि ई एंड आर के बीच ग्राफ, के r² के बीच ग्राफ क्या होता है समझेंगे। अगर हम ऐसा ग्राफ खींचे इनके बीच, ये हो गया आपका ई और ये आपका हो गया आर। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा। कैसे आया क्यों आया अभी समझाते हैं, कैसे आया क्यों आया अभी समझाते हैं। अगर हम कहें आपसे कि कुछ पॉइंट हमने आपको दिए हैं 2,3, 4,5, 6,7। ठीक है, तो आप ये कहेंगे सर पहला वाला जो नंबर होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट को बताता है और जो दूसरा वाला नंबर होता है वो वाई कोऑर्डिनेट को बताता है। यानी कि अगर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पहले दो लेना है एक्स एक्सिस पे ये 2 और वाई एक्सिस पे 3, तो ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ होगा बेटा, बोलो होगा कि नहीं होगा। दूसरा वाला पॉइंट 4 है, 4,5, 3 और 1 4, 4,5 ये वाला पॉइंट यहाँ होगा बच्चा। फिर हम जाएंगे कहाँ पे 6,7, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएंगे, और 7 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला पॉइंट यहाँ हो जाएगा। तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। तो इन तीनों को जब आप मिलाएंगे तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये ऐसी लाइन मिलेगी आपको, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब ऐसी लाइन मिलेगी जब एक चीज़ बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है, तो हम कहते हैं ऐसा मिलेगा अगर आपको। और हम ये कहते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि एक चीज़ दूसरे के साथ सेम रिस्पेक्ट में बढ़ती है, एक चीज़ दूसरे के साथ सेम रिस्पेक्ट में बढ़ती है, तो एक सीधी लाइन मिलती है जैसे कि हमें ओम के नियम में प्राप्त होती है। अब यहाँ पे कहानी कुछ अलग है, यहाँ कहानी कुछ ऐसी है, बेटा दिख रहा है कि नहीं पहले तो ये बताओ। जो ग्राफ है वो दिख रहा है क्या सभी को? नहीं दिख रहा है, ग्राफ नहीं दिख रहा है, तो इसको हमें रीच करना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट,
से हम यहाँ पर रेज करके बता रहे हैं आपको बहुत अच्छे से। क्या कहानी है, हमें खींचना है ग्राफ, ये तो ग्राफ हो गया, हमें ई और आर के बीच खींचना है ग्राफ। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं आर और यहाँ ले रहे हैं हम ई, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लेके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट लेके आपको दिखा रहे हैं, तो ग्राफ समझने में थोड़ी सी आपको कठिनाई नहीं होगी। जैसे हम कहें कि अगर हमारे पास दूरी बन है तो तीव्रता ज़्यादा होगी, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 4 है या 6 ले ले रहे, 6 है। हम दूरी बढ़ाएंगे तो तीव्रता का मान घटेगा कि नहीं घटेगा। हम दूरी बढ़ाएंगे 3 कर देंगे तो तीव्रता का मान और घटेगा। 3 के लिए लिख ले रहे हैं। जब r का मान 1 है, मतलब यहाँ पे है r, तो हम देख पा रहे हैं तीव्रता का मान ये r को दिखा रहा है और ई को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो जब r का मान 1 है तो तीव्रता का मान कितना है, 6। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मिलेगा पॉइंट। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल मिलेगा सर। जब तीव्रता r का मान 2 है तो तीव्रता का मान 4 हो गया, तो 4 होने का मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। जब r का मान 3 हो गया, कुछ यहाँ पे आ गया और बढ़ा दे रहा है, इसको 4 कर दे रहा है, 5 कर दे रहा है, तो तीव्रता का मान हमने मान लिया कितना है, 1 है। तो 1 3 4 5 यहाँ पे आ गया पॉइंट। यहाँ पे आने पर जो तीव्रता का मान है वो कितना हो गया, 1 हो गया, यहीं पे आ जाएगा। तो ग्राफ देखो ऐसा नहीं मिलेगा अगर इन तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे। इन तीनों पॉइंटों को अगर आपने मिला दिया तो ग्राफ ऐसा नहीं मिलेगा क्या। तो यही तो बना है बेटा ग्राफ, देखिए। तो ये ग्राफ हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, इस तरीके से हम ये जो आपके ग्राफ है वो फाइंड करते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए बच्चा। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया, उसको भी कर लेते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी एक बिंदु आवेश पर बहुत सारे आवेशों के कारण तीव्रता आपने फाइंड की है, एक बिंदु आवेश के कारण, एक नोट और लिख लीजिए अध्यारोपण के सिद्धांत से। यदि एक बिंदु आवेश पर बहुत सारे आवेशों के कारण तीव्रता आपने निकाली है, तो जो कुल तीव्रता होगी उसका जो वेक्टर सम होगा ई, वो सभी आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगा। सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। इसे हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत से समझ सकते हैं। जैसे हमने अध्यारोपण सिद्धांत किसमें समझा था, ऐप में, वही आपका ये आने वाला आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रिस्पेक्ट में आपका हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। वो किसी एक बिंदु आवेश पर टोटल तीव्रता होगी, वो अलग अलग आवेशों के कारण तीव्रताओं के योग के बराबर होगी। पहले आवेश, दूसरा, तीसरा, इस तरीके सभी आवेशों का सदिश योग कर लेंगे, उनके सदिश योग के बराबर हो जाएगी टोटल तीव्रता। ठीक है बच्चा, इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं। आशा विश्वास है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़िया से पढ़ते रहिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।